हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। इसके पहले भी देखिए हमने आपको लगभग 4 से 5 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं चैप्टर 1 के। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बीजांड की संरचना की यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स की, तो ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमको एक दो चीजें और ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी ओव्यूल या बीजांड का दूसरा नाम क्या होता है, तो बीजांड को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, यानी मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या याद रखना है आपको, बीजांड का ही दूसरा नाम क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है गुरु बीजाणुधानी बीजांड का ही नाम होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें बीजांड का मतलब क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी कहीं क्या अलग तो नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी दोनों हम एक ही को कहते हैं। तो याद रखना है आपको सबसे पहले तो ये चीज। तो मेगा स्पोरेंजियम या जो हमारा ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे कई सारे पार्ट हालांकि आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी ओव्यूल्स या बीजांड की, तो बीजांड को हमको तो ये पता होना चाहिए कि बीजांड एक्चुअल में किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी जो हमारा ओव्यूल्स होता है ये एक्चुअल में उपस्थित कहां पे होता है। तो इसकी यदि हम पोजीशन की बात करते हैं या इसकी हम स्थिति की बात करते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो बीजांड होता है ये किसके अंदर स्थित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरी के अंदर यानी कि अंडाशय के अंदर आपको याद रखना है कि बीजांड जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं। तो किसी भी ओवरी या अंडाशय के अंदर आप देखेंगे कि बीजांड जो हैं व्यवस्थित होते हैं। तो पहली चीज तो आपको यह पता होगा कि बीजांड जो होते हैं ये अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं। अब बात यह आती है कि क्या अंडाशय के अंदर केवल एक ही बीजांड होता है, तो ऐसा नहीं है। एक अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड हो सकते हैं। तो यानी आपको यह भी याद रखना है कि एक बीजांड के अंदर एक अंडाशय के अंदर 2 या 2 से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी ओवरी है, इस ओवरी के अंदर आप देखेंगे इस ओवरी के अंदर या तो 2 हो सकते हैं या तो 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। 2 से ज्यादा भी यहां पे आपको याद रखना है कि 2 से ज्यादा भी ओव्यूल्स या बीजांड किसी भी अंडाशय के अंदर हो सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको यह याद रखना है कि बीजांड जो होते हैं या ओव्यूल्स जो होते हैं ये अंडाशय या ओवरी के अंदर उपस्थित होते हैं। एक ओवरी के अंदर 2 या 2 से अधिक बीजांड जो हैं ये उपस्थित हो सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक और चीज है कि जो हमारा बीजांड होता है ये एक्चुअल में होता कैसा है या दिखता कैसा है। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा हमारा बीजांड है ये एक अंडाकार संरचना होती है। कैसी होती है, बीजांड जो होती है यह एक अंडाकार संरचना होती है, यानी कि एग शेप्ड संरचना होती है। तो बीजांड की संरचना की जब भी हम बात करते हैं तो बीजांड की संरचना कैसी होती है, अंडाकार होती है। इसके अलावा जो बीजांड होता है यह एक श्वेत संरचना होती है, यानी अंडाकार श्वेत संरचना होती है बीजांड। तो बीजांड जो होती है अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। बीजांड जो है अंडाशय के अंदर 1 से अधिक भी हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। फिर बीजांड जो होता है ये अंडाकार संरचना होती है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख भी पा रहे हैं। और बीजांड जो होता है ये कलर में कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है, यानी कि सफेद रंग का होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि किसी भी अंडाशय के अंदर चूंकि जो बीजांड उपस्थित होता है ये जुड़ा किससे होता है, तो बीजांड जो होता है अंडाशय के अंदर किस प्रकार से, मतलब कहने का यह है कि व्यवस्थित होता है। तो जो बीजांड होता है ये अंडाशय के अंदर एक गद्दी नुमा संरचना से जुड़ा होता है। कैसा होता है, कोई भी जो बीजांड है यह अंडाशय के अंदर एक गद्दी नुमा संरचना से जुड़ा होता है। और उस गद्दी नुमा संरचना को हम बोलते हैं अपोरा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपोरा या प्लेसेंटा। तो अपोरा या प्लेसेंटा के माध्यम से कोई भी बीजांड जो है एक गद्दीनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा होता है अंडाशय के अंदर, जिसको हम बोलते हैं अपोरा या प्लेसेंटा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा बीजांड होता है या ओव्यूल्स होता है या जो गुरु बीजाणुधानी होती है ये कहाँ स्थित होती है, तो ये अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं। अंडाशय के अंदर 1 से अधिक भी बीजांड उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा जो अंडाशय होता है उसके अंदर जो बीजांड होते हैं यह एक गद्दीनुमा संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम अपोरा या प्लेसेंटा कहते हैं। जो बीजांड होती है ये अंडाकार श्वेत संरचना होती है, मतलब इसकी जो शेप और साइज होती है वो एक शेप्ड होती है। और जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, यानी कि सफेद रंग का होता है। फिर यदि हम बात करते हैं एक
कोई भी हमारे पास मान लीजिए बीजांड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। पर हमको यह समझना है कि अगर मान लीजिए जो बीजांड हमारा व्यवस्थित होता है किसके अंदर, अंडाशय के अंदर, तो जो बीजांडों की व्यवस्था होती है, मतलब उनके व्यवस्थित होने का जो अरेंजमेंट होने का जो क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है, उनको हम कहते क्या हैं। तो जो बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है उसकी जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड न्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं, या आप लिख सकते हैं बीजांड न्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बीजांड न्यास। तो ये आपको ध्यान में रखना, बीजांड न्यास। तो बीजांड न्यास हम किसे कहते हैं, बीजांडों की व्यवस्था की, मतलब बीजांड किस प्रकार से अरेंजमेंट है, किस प्रकार से व्यवस्थित है अंडाशय के अंदर, उनके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, बीजांड न्यास कहते हैं या प्लेसेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं किसी भी बीजांड या ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर की, तो हमको कई सारे पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे जो पहला पार्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का मतलब होता है बीजांड व्रंत। क्या होता है, फ्यूनिकल को हम बोलते हैं बीजांड व्रंत। तो जब भी आप बीजांड की संरचना देखेंगे तो आपको बीजांड व्रंत जो है अवश्य दिखाई देगा। तो पहला जो पार्ट हम देखेंगे किसी भी बीजांड की संरचना के अंदर वो है फ्यूनिकल यानी कि बीजांड व्रंत। दूसरा जो पार्ट है वो है वेस्कुलर टिश्यू। क्या है, दूसरा जो पार्ट है वो है वेस्कुलर टिश्यू। का मतलब होता है, यहां पे आप समझ सकते हैं संयोजी ऊतक या संवहन ऊतक। तो वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है संवहन ऊतक। तो दूसरा जो पार्ट है वो है संवहन ऊतक। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी पार्ट को हम क्रमशः यहां पे एक एक करके देखेंगे। फिर जो तीसरा पार्ट है ये होता है रेफे। क्या है, तीसरा पार्ट है रेफे, तो इसको भी आपको गौर करना है, रेफे है। फिर चौथा जो पार्ट है ये होता है हाइलम। हाइलम को हम बोलते हैं नाभिका। एक पार्ट आपको हाइलम भी दिखाई देगा किसके अंदर, बीजांड की संरचना के अंदर। फिर एक संरचना आपको और नजर आएगी जिसका नाम है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को हम बोलते हैं बीजांड द्वार, मतलब बीजांड का जो द्वार होता है जहां से कोई भी चीज इंटर होती है, जैसे पोलन ट्यूब यदि आएगी, पराग नलिका यदि आएगी तो कहां से इंटर होगी, ये इंटर होगी माइक्रोपाइल से। तो कहने का मतलब ये है माइक्रोपाइल जो है क्या है, ये हमारा है बीजांड द्वार। तो ये आपको याद रखना है, बीजांड द्वार। तो ये हो गया बीजांड द्वार। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है चलाजा। चलाजा को हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं निभाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, निभाग या चलाजा। फिर इसके बाद एक संरचना और आपको देखने को मिलेगी, ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस को हम कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बीजांड काय। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये संरचना होती है एक बीजांड काय। सबको क्रमशः यहां पे हम देखेंगे एक एक करके। बीजांड काय हो गई। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि एक होता है इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स का मतलब होता है अध्यावरण। ये एक आवरण होता है, सुरक्षात्मक आवरण होता है, ये अध्यावरण होता है जिसको कि हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। तो ये होता है अध्यावरण। फिर इसके बाद एक आखिरी संरचना जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का मतलब होता है भ्रूण कोष। क्या होता है, एम्ब्रियोसैक का मतलब होता है भ्रूण कोष। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एम्ब्रियोसैक का मतलब क्या होता है, भ्रूण कोष। तो इतनी सारी चीजें हम देखेंगे किसी भी बीजांड के स्ट्रक्चर या संरचना के अंदर। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी, जो हमारा पहला पार्ट है, यहां पे देखेंगे पहला जो भाग है वो है हमारा बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकल। किसी भी बीजांड व्रंत की यदि हम बात करते हैं तो यह बीजांड का एक प्रकार का व्रंत होता है, डंठल होता है। जैसे आपने पुष्प में देखा था कि जो पुष्प का व्रंत होता है उसको हम पुष्प व्रंत या पेडिकल बोलते थे, उसी प्रकार यहाँ पे बीजांड का व्रंत है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। तो फ्यूनिकुलस भी इसको बोलते हैं। तो बीजांड का जो व्रंत होता है ये फ्यूनिकल कहलाता है। और ये क्या करता है कि देखिए, यह बीजांड का व्रंत होता है जिससे बीजांड क्या होता है, अपोरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। मतलब हमने आपको क्या कहा कि अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है यह एक गद्दीनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा होता है जिसे हम अपोरा या प्लेसेंटा कहते हैं। लेकिन अपोरा या प्लेसेंटा से जो बीजांड जुड़ा होता है, तो बीजांड का कौन सा ऐसा भाग है जो कि बीजांड को किससे जोड़ता है, अपोरा या प्लेसेंटा से। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत ही एक ऐसा भाग है जिसके माध्यम से बीजांड अपोरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो पहला आपने देखा कि बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल क्या होता है, तो यह नॉर्मल सा बात है कि यह एक डंठल होता है या बीजांड का व्रंत होता है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि बीजांड का जो व्रंत होता है
ये किसके माध्यम से जुड़ा होता है? अपर या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीजांड का कोई भी ऐसा पार्ट या भाग है जो कि बीजांड को अपर या प्लेसेंटा से जोड़ता है तो उसका नाम क्या है? फ्यूनिकल यानी कि बीजांड व्रंत। तो बीजांड व्रंत की यदि हम बात करते हैं तो आप यहां पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये है हमारा फ्यूनिकल यानी कि बीजांड व्रंत। ये है हमारा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर में आपको यहां से लेकर के यहां से पूरा नीचे का जो भाग है ये पूरा का पूरा जो भाग होता है ये फ्यूनिकल कहलाता है यानी कि बीजांड व्रंत कहलाता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ये क्या है? हमारा बीजांड व्रंत। तो ये है बीजांड व्रंत। तो पहला भाग जो आपने देखा वो है क्या? बीजांड व्रंत। तो ये बीजांड का व्रंत होता है, देख सकते हैं। और यही व्रंत आगे अपर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो कोई भी ऐसा पार्ट बीजांड का जो कि अपर प्लेसेंटा से जोड़ता है बीजांड को, तो उस भाग को हम कहते हैं बीजांड व्रंत। इसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा भाग है संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का टिश्यू होता है, नाम से स्पष्ट है। यह क्या करता है कि बीजांड व्रंत में अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा संवहन ऊतक होता है जो कि अपरा या प्लेसेंटा से पोषण या भोजन प्राप्त करता है। जब आप एनिमल्स में जाएंगे या आप किसी प्लांट में ही देख रहे हैं तो जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसको पोषण कहां से मिलता है? अपरा या प्लेसेंटा से मिलता है। सेम वही कंडीशन है कि यहां पे प्लांट है हमारे पास, उस प्लांट के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यानी बीजांड जो है डेवलप हो रहा है। तो बीजांड के अंदर क्या होता है? बीजांड से बीज बनते हैं, बीज के अंदर ही तो भ्रूण होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि संवहन ऊतक क्या करता है? जो बीजांड के अंदर बीज बनने वाला होता है उसको भ्रूण जो होता है उसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो बीजांड को जो पोषण प्रदान करता है वो कौन करता है? अपरा या प्लेसेंटा प्रदान करती है। तो अपरा या प्लेसेंटा से पोषण किसी ना किसी माध्यम से तो आएगा, तो उसी के लिए कुछ वैस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक होते हैं। और यही संवहन ऊतक क्या करते हैं? अपरा या प्लेसेंटा से भोजन को एब्जॉर्ब करके या अवशोषित करके लाते हैं कहां तक? बीजांड तक। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि संवहन ऊतक का काम होता है पोषण प्रदान करना। पोषण के लिए एक ऊतक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं संवहन ऊतक। इसका मेनली वर्क होता है संवहन ऊतक का मेनली वर्क होता है संवहन करके लाता है किसी प्रकार से पोषण को और बीजांड तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से आप यहां पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। जो दूसरा हमारा पार्ट है वो है वैस्कुलर टिश्यू। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये है हमारा वैस्कुलर टिश्यू। ये वाला पार्ट हमारा क्या है? वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम हिंदी में आप लिख सकते हैं संवहन ऊतक। क्या है? संवहन ऊतक। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं संवहन ऊतक। तो वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है संवहन ऊतक। ये आप लिख लेंगे संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक क्या काम करता है? पोषण प्रदान करता है किसको? बीजांड को। ये क्या करता है? संवहन ऊतक आप देख सकते हैं, ये एक संरचना जो आपको दिखाई दे रही है बीजांड व्रंत के अंदर साइड, ये है वैस्कुलर टिश्यू। और यही क्या करती है? अपरा या प्लेसेंटा से पोषण को खींच के लाती है और बीजांड को प्रदान करती है। यानी बीजांड के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे जो भ्रूण डेवलप हो रहा होता है, भ्रूण को प्रदान करने का काम करती है। फिर इसके बाद देखिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीसरा पार्ट कौन सा है हमारा? तीसरा जो भाग है वो आप देखेंगे, तीसरा पार्ट आप यहां पे देखेंगे कि संधि रेखा या उभार, इसको हम रेफे भी कहते हैं। तो संधि रेखा या उभार की यदि हम बात करते हैं तो यह नाभिका से भी ऊपर क्या होता है? बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकल की एक अतिवृद्धि हो जाती है। जो फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत होता है ये अपनी अपेक्षा से थोड़ा आगे बढ़ जाता है, यानी कि इसमें उभार आ जाता है और ये थोड़ा आगे साइड बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं संधि रेखा या उभार। इसकी यदि हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे डायग्राम के थ्रू, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रेफे। तो रेफे की यदि हम बात करते हैं तो रेफे में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। रेफे देख सकते हैं आप, ये वाला जो हमारा भाग है ये कहलाता है हाइलम। क्या कहलाता है? ये वाला भाग हमारा क्या है? हाइलम। तो हाइलम के ऊपर, यानी ये जो पूरा का पूरा भाग है, हाइलम के ऊपर भी अगर बीजांड व्रंत क्या कर रहा है? अतिवृद्धि कर रहा है। ये देखिए यहां से भी बीजांड व्रंत अब आगे की ओर भी बढ़ रहा है। तो हाइलम से भी ऊपर जो बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि होती है, अतिरिक्त बीजांड व्रंत जो ऊपर की साइड निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं रेफे। तो रेफे कहते हैं, रेफे भी आपको याद रखना है। ये बीजांड व्रंत की क्या होती है? एक अतिवृद्धि होती है, इसको आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है ये है नाभिका यानी कि हाइलम। हाइलम की जब हम बात करते हैं तो देखिए बीजांड का जो मेन बॉडी होता है, यानी जो मेन बॉडी होती है किसी भी बीजांड की संरचना के अंदर की, तो बीजांड का जो मुख्य शरीर होता है वो बीजांड व्रंत से जिस क्षेत्र या भाग बिंदु से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं हाइलम। अब यहां पे आप इसको डायग्राम के थ्रू समझिए। ये हमारे पास क्या है? हाइलम। हाइलम की यदि हम बात करते हैं तो हाइलम को आप हिंदी में लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं? हाइलम को हम बोलते हैं नाभिका।
तो देखिए हमने क्या कहा कि जो बीजांड का मुख्य शरीर होता है, बीजांड का मुख्य शरीर यहां तक होगा, ये इसके ऊपर का जो पूरा भाग है ये क्या है, बीजांड की मुख्य शरीर है। तो जो बीजांड की मेन बॉडी होती है ये बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत तो यहां से है, बीजांड व्रंत ये वाला भाग है पूरा। तो बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड व्रंत के द्वारा जिस क्षेत्र या बिंदु से जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम या नाभिका। तो यहां से हो गया बीजांड का मुख्य शरीर ऊपर और ये हो गया बीजांड व्रंत यहां से। तो बीजांड व्रंत जो होता है बीजांड के मुख्य शरीर से जहां पे जुड़ता है उसको हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। या आप ये कह सकते हैं कि बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड व्रंत के जिस क्षेत्र या जिस भाग पे जुड़ता है उसको हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। तो यानी ये एक प्रकार के जंक्शन है, जुड़ने का स्थान है। किसके किसके जुड़ने का स्थान है, बीजांड व्रंत और बीजांड की मेन बॉडी दोनों जहां पे जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है, अगला पार्ट यानी कि अगला जो भाग हमारा है वो है इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण। जब भी हम बात करते हैं अध्यावरण की तो देखिए यह एक प्रकार की प्रोटेक्शन वाली आवरण होती है, यानी कि यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो कि भ्रूण कोष को सुरक्षा देने का काम करता है। तो जब भी आप देखेंगे किसी भी बीजांड की स्ट्रक्चर में आपको इंटेगुमेंट नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं। एक हमारा इंटेगुमेंट ये वाला है, एक इंटेगुमेंट ये वाला है और एक इंटेगुमेंट ये वाला, मतलब दो इंटेगुमेंट होते हैं, एक बाएं अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। दोनों में आप देखेंगे कि जो अध्यावरण होता है ये काम क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है किसको, भ्रूण कोष को। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक संरचना होती है, धसी हुई संरचना, जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोष। इस भ्रूण कोष को प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन होता है, करता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट में भी आप अलग अलग अगर लिखना चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहां पे क्या है, बाएं अध्यावरण है ये वाला और ये वाला क्या है, आंतरिक अध्यावरण है। तो दोनों आप लिख सकते हैं। तो अध्यावरण आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक प्रोटेक्शन वाला लेयर होता है, यानी कि यह क्या करता है, भ्रूण कोष को प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए जो हमारा अगला भाग है वो है बीजांड काय, अगला भाग है हमारा बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की पहले हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे न्यूसेलस। माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार का मतलब क्या होता है, यह एक प्रकार का, जैसे आपने देखा कि अध्यावरण होते हैं, लेकिन माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार एक ऐसा द्वार है जहां पे किसी प्रकार से अध्यावरण नहीं होता है। अब चूंकि जब अध्यावरण नहीं होता है तो कोई भी चीज यहां से इंटर कर सकती है यानी कि प्रवेश कर सकती है। तो बीजांड द्वार में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का अध्यावरण नहीं होता है। और जो पराग नलिका आएगी, पोलन ट्यूब आएगी, वो कहां से होकर इंटर करती है, तो माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार से ही होकर के इंटर करती है। तो कुल मिलाकर के आपको देखना है कि ये हमारे पास जो माइक्रोपाइल होता है इसको हम बोलते हैं हिंदी में बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। तो ये आप देख सकते हैं बीजांड द्वार है और बीजांड द्वार में आप देख सकते हैं किसी प्रकार से अध्यावरण नहीं है। कोई भी अगर मान लीजिए इस प्रकार से पोलन ट्यूब आती है तो वो पोलन ट्यूब इंटर कर जाएगी यहां से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बीजांड द्वार क्या होता है, इसमें कोई अध्यावरण नहीं होता, ये बीजांड का मुख्य द्वार होता है। कोई भी पराग नलिका आएगी तो यहां से इंटर आसानी से कर सकती है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको क्लियर कर लेनी है। तो इसमें से आपने देखा कि जो हमारा पूरा का पूरा ये बीजांड की जो मेन बॉडी होती है इसमें आपने देखा कि कई सारे पार्ट होते हैं। अब आप देखेंगे कि जो हमारा अगला पार्ट है वो क्या है, बीजांड काय। बीजांड काय को हम बोलते हैं न्यूसेलस। बीजांड काय क्या होता है, यह एक प्रकार का आपने देखा कि मृदुतकीय ऊतक होता है। यह एक प्रकार का टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, यह एक डिप्लॉयड होता है। किसी भी प्लांट में आप इजिली देख सकते हैं बीजांड काय को। जब भी आप जैसे आम की गुठली आप देखेंगे कि तो आम की गुठली को जब आप बीज से तोड़ेंगे तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि एक काली काली लेयर दिखाई देती है, वो एक्चुअल में बीजांड काय ही होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप अगला पॉइंट देखेंगे निभाग या चलाजा। निभाग या चलाजा की यदि हम बात करते हैं तो बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर उपस्थित जो बीजांड काय ऊतक होते हैं और अध्यावरण, इनके बीच का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। तो जो हमारा बीजांड द्वार होता है इसके जस्ट विपरीत सिरे पर यानी दूसरे साइड, अगर बीजांड द्वार हमारा निचले साइड में है तो इसके जस्ट ऊपरी साइड वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, निभाग कहलाएगा। और यह किसके किसके बीच स्थित होता है, तो बीजांड काय ऊतक और अध्यावरण के बीच स्थित होता है। इसको आप डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ पाएंगे। ये हमारे पास है न्यूसेलस। न्यूसेलस की यदि हम बात करते हैं तो ये देखिए ये एक प्रकार का ऊतक होता है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा भाग क्या है, न्यूसेलस है यानी कि बीजांड काय। और यह कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। हमेशा आपको यह चीज ध्यान में रखनी है। इसके पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, निभाग या चलाजा पढ़ाया। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में निभाग।
तो निभाग या चलाजा की यदि हम बात करते हैं तो निभाग या चलाजा में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये हमारा है बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। तो इसके जस्ट विपरीत सिरे पर यानी कि ऊपरी साइड ये वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, निभाग या चलाजा कहते हैं। कभी कभी पोलन ट्यूब या परागनलिका की एंट्री जो है यहीं से होती है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, निभाग या चलाजा। अब इसके बाद देखिए जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो हमारा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बीजांड की संरचना के अंदर जब आप देखेंगे भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो साइक की स्ट्रक्चर, तो बीजांड काय में क्या होता है कि एक धसी हुई संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो साइक बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी बीजांड की संरचना के अंदर एक धसी हुई संरचना होती है सबसे अंत में, उसको हम बोलते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। भ्रूणकोश की यदि हम बात करते हैं तो जो एक परिपक्व भ्रूणकोश होता है इसमें आपको 7 कोशिकाएं नजर आएगी, यानी आपको 7 सेल दिखाई देंगे। वहीं यदि हम बात करते हैं न्यूक्लियस की या केंद्रक की, तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, 8 केंद्रक भी दिखाई देते हैं। तो 7 तो आपको कोशिकाएं दिखाई देगी किसी भी भ्रूणकोश के अंदर, और 8 केंद्रक दिखाई देते हैं। तो ये आपको तैयार करना है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी, यहां पे आप देखेंगे कि किसी भी, जब हम बात करेंगे किसकी, बीजांड काय की, सॉरी भ्रूणकोश की संरचना की, तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से भ्रूणकोश की संरचना होती है। इसमें आप देखेंगे कि ये हमारा जो भ्रूणकोश है इसके अंदर 7 कोशिकाएं आपको नजर आती है। इसमें सबसे ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको कौन सी कोशिकाएं नजर आएगी, इसमें सबसे ऊपर होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं। इस प्रकार से इनकी नंबर संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो किसी भी भ्रूणकोश की संरचना के अंदर जब आप देखेंगे, बीजांड की संरचना में आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास बीजांड की एक संरचना है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो सबसे अंदर धसी हुई संरचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भ्रूणकोश। और इस भ्रूणकोश को यहाँ पे हम इसका अलग से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसको आप अलग से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास भ्रूणकोश होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर की साइड 3 कोशिकाएं होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी कोशिका कहते हैं इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं इसको, आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल, यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मध्य में आप देखेंगे यहां पे 2 न्यूक्लियस या 2 केंद्रक होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, या इनको हम कहते हैं ध्रुव केंद्रक। क्या कहते हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, या आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसको हम कहते हैं ध्रुव केंद्रक। फिर आप देखेंगे कि नीचे की साइड, जैसे ही आप नीचे की साइड आएंगे आप देखेंगे कि भ्रूणकोश की संरचना में एक नीचे बड़ी सेल होती है और इस सेल को हम कहते हैं एग सेल। और यही सेल इंपॉर्टेंट होती है, ये जो एग सेल होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा किसी प्लांट के अंदर वो इसी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके द्वारा होगा। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि एक जो हमारा भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश के अंदर आपने देखा कि ऊपर साइड 3 कोशिकाएं होती है जिनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल बोलते हैं, इनकी संख्या 3 होती है। फिर बीच में 2 केंद्रक होते हैं जिनको हम ध्रुव केंद्रक बोलते हैं। फिर बीच वाली ये जो कोशिका होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। इसको आप इंग्लिश से लिखना चाहें तो सेंट्रल सेल लिख सकते हैं, या हिंदी से लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं केंद्रीय कोशिका। तो केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे की साइड यहां पे 2 और कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो हमारी एग सेल है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अंड कोशिका। क्या कहेंगे इसको हम, एग सेल को हम क्या कहेंगे, एग सेल को हम कहेंगे अंड कोशिका। तो ये जो अंड कोशिका या एग सेल होती है, इस अंड कोशिका या एग सेल के चारों तरफ यानी दोनों साइड आप देखेंगे कि 2 अतिरिक्त कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिनर्गिड सेल। क्या बोलते हैं, सिनर्गिड सेल, या हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। कहीं कहीं पे सहायक कोशिका भी लिखा मिलता है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं सहायक कोशिका भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं सिनर्गिड सेल। तो आपको इतनी सारी चीज याद रखना है किसी भी भ्रूणकोश की संरचना की। तो भ्रूणकोश की संरचना में आपने देखा कि जो भ्रूणकोश होता है यह बीजांड का जो ऊतक होते हैं किसी बीजांड के अंदर, उसमें धसी हुई एक संरचना होती है जिसमें 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। आपने 7 कोशिकाएं तो देख ली, आपने देखा कि प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या हो गई कितनी, 3।
फिर इसके अलावा सेंट्रल सेल यानी कि जो हमारी केंद्रीय कोशिका होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या आप देखेंगे कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 1। तो सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका कितनी होती है? 1 होती है। वहीं जो एग सेल होती है ये भी कितनी होती है? 1 होती है। और सहायक कोशिका कितनी होती है? 2। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए? 7। यानी किसी भी एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश की संरचना के अंदर आप देखेंगे कि 7 कोशिकाएं होती है। 3 हो गई एंटीपोडल सेल, चौथी हो गई आपकी केंद्रीय कोशिका, 5वीं हो गई एग सेल और 6वीं और 7वीं हो गई सहायक कोशिका। तो 7 कोशिकाएं आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आपको गिनना है केंद्रक। हमने क्या कहा कि एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर 8 केंद्रक भी होते हैं, यानी कि 8 न्यूक्लियस भी होते हैं। तो आप 8वां न्यूक्लियस को गिन सकते हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए? 3। इसके बाद ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये सेंट्रल में होते हैं, यानी कि बीच में होते हैं। 3 2 हो गए 5। एक न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, तो कितना हो गया? 6। और 2 अलग अलग न्यूक्लियस हैं दोनों सहायक कोशिका के अंदर, यानी कि सिनर्गिड सेल के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक भ्रूण कोश की संरचना के अंदर हमको 7 कोशिकाएं नजर आती है और 8 केंद्रक नजर आते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पे उम्मीद करता हूं कि जो भ्रूण कोश की संरचना है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं पराग नलिका का बीजांड द्वार में प्रवेश। तो जब भी कोई पराग नलिका आप देखेंगे कि कहां प्रवेश करती है, ये बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अलग अलग जगह से प्रवेश कर सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहां पे कोई क्या है, यहां पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी भ्रूण कोश की संरचना है। अब इस भ्रूण कोश की संरचना के चारों तरफ आप बना दीजिए किसकी संरचना? बीजांड की संरचना आप बना दीजिए। तो जब आप इसके चारों तरफ बीजांड की संरचना बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको कुछ कई सारी चीजें तो दिखाई देगी ही देगी, साथ में आपको कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी ये बीजांड की संरचना है। अब इस बीजांड की संरचना में आप देखेंगे कि जो पराग नलिका का प्रवेश होगा, किसका प्रवेश होगा? जब पराग नलिका यानी कि जो पोलन ट्यूब होगी ये जब इंटर करेगी, पोलन ट्यूब जब इंटर करेगी तो आपको एक कॉमन सेंस देखने को मिलेगा कि जो पराग नलिका इंटर करेगी ये अलग अलग स्थानों से प्रवेश कर सकती है। मतलब बीजांड के अंदर तो पराग नलिका कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। इस आधार पर उसको हम अलग अलग नाम भी देते हैं। जैसे मान लीजिए जो पराग नलिका है, अगर पराग नलिका मान लीजिए इस प्रकार से प्रवेश करती है, कहां प्रवेश करती है? इस प्रकार से। कहां से आ रही है? मान लीजिए ये पराग नलिका आ रही है। अब ये पराग नलिका जो आ रही है ये अगर बीजांड द्वार सिरे से प्रवेश कर रही है, ये वाला जो भाग होता है बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल कहलाता है। तो अगर कोई भी पराग नलिका आ रही है और वो कहां से प्रवेश कर रही है बीजांड के अंदर? माइक्रोपाइल एंड से, यानी कि बीजांड द्वार के सिरे से अगर प्रवेश कर रही है तो उसको हम बोलते हैं पोरोगेमी। क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। पोरोगेमी का मतलब होता है कि अगर कोई पराग नलिका बीजांड के अंदर कहां से इंटर कर रही है? बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल से इंटर कर रही है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोरोगेमी। इसको आप लिख लीजिए क्योंकि अक्सर आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोरोगेमी का मतलब होता है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार सिरे से प्रवेश। तो अंडाशय के अंदर जब बीजांड द्वार सिरे से कोई भी पराग नलिका प्रवेश करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोरोगेमी बोलते हैं। तो पोरोगेमी का मतलब होता है कि पराग नलिका का कहां से प्रवेश होगा? तो आपको याद रखना है माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार सिरे से प्रवेश होगा। तो माइक्रोपाइल सिरे से अगर मान लीजिए प्रवेश होता है किसका? किसी भी पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब मान लीजिए अगर इंटर करती है कहां से होकर के? बीजांड द्वार सिरे से, तो इसको हम बोलते हैं पोरोगेमी। फिर इसके बाद हमारा है दूसरा है मीसोगेमी। ये वर्ड भी आपको याद रखना। मीसोगेमी का मतलब होता है कि अगर कोई भी पराग नलिका, अब इसको यहां पे आप मिटा दीजिए। अब मान लीजिए कोई भी पराग नलिका जो है वो कहां से इंटर करती है? मान लीजिए अब अगर कोई भी पराग नलिका है वो कहां से इंटर कर रही है? मान लीजिए वो अगर इंटर कर रही है किसमें से? अध्यावरण से होकर के अगर प्रवेश कर रही है, तो अध्यावरण से होकर के मान लीजिए अगर कोई भी पराग नलिका इंटर करती है कहां? बीजांड की संरचना के अंदर। तो ये मान लीजिए क्या है कि हमारे पास क्या है कि ये है पराग नलिका। अब ये पराग नलिका मान लीजिए या तो इधर से या तो इधर से, अगर अध्यावरण से होकर इस प्रकार से प्रवेश कर रही है, अध्यावरण से होकर के इस प्रकार से, तो अध्यावरण से होकर अगर प्रवेश कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? मीसोगेमी बोलेंगे। तो मीसोगेमी का मतलब क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है इसका प्रवेश कहां से होता है? इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण साइड से होता है।
तो आपको याद रखना है कि अगर अध्यावरण से होकर के यानी कि इंटेगुमेंट से होकर के अगर पोलन ट्यूब प्रवेश कर रही है बीजांड की संरचना के अंदर तो उसको हम बोलते हैं मीसोगेमी। एक लास्ट टर्म बचा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चलाजोगेमी। चलाजोगेमी का मतलब होता है निभागीय प्रवेश। निभागी मतलब निभाग सिरे से अगर प्रवेश होगा। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा बीजांड होता है इसमें माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत सिरे पर जो भाग उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं निभाग या चलाजा। तो ये वाला भाग क्या होता है, निभाग या चलाजा कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर इस सिरे से अगर मान लीजिए यहां से पराग नलिका इंटर हो रही है, कहां से इंटर हो रही है पराग नलिका, अगर पराग नलिका अगर बीजांड द्वार के अंदर कहां से प्रवेश करे, चलाजा वाले भाग से यानी कि निभाग वाले भाग से अगर प्रवेश करती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चलाजोगेमी। तो चलाजोगेमी में आपको याद रखना है कि जो पराग नलिका का प्रवेश होता है वो कहां से होता है, चलाजा से होता है यानी कि निभाग से होता है। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार कर लेना है। तो तीनों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक चीज आपको अंत में जरूर याद रखना है कि जो पराग नलिका का प्रवेश होता है किसी भी बीजांड के अंदर, पराग नलिका का प्रवेश बीजांड के अंदर किसी भी सिरे से हो सकता है, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि जब भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो साइक के अंदर पराग नलिका जाएगी तो वो हमेशा कहां से जाएगी, बीजांड द्वार सिरे से ही जाएगी। आपको याद रखना है कि जब भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो साइक के अंदर, हमेशा याद रखना है कि जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो साइक के अंदर जब जाएगा, एम्ब्रियो साइक के अंदर जब पराग नलिका का प्रवेश होगा, एम्ब्रियो साइक के अंदर पराग नलिका का जो प्रवेश होगा वो हमेशा कहां से होगा, वो हमेशा होगा बीजांड द्वार सिरे से। कहां से होगा, वो हमेशा होगा बीजांड द्वार सिरे से। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बीजांड के अंदर इन तीन अलग अलग जगहों से पराग नलिका का प्रवेश हो सकता है, लेकिन भ्रूण कोश के अंदर ये जो हमारी एक धसी हुई संरचना है, इस संरचना के अंदर अगर जो पराग नलिका का इंटर होगा, कहां से होगा, हमेशा देख सकते हैं आप, चाहे इसका प्रवेश यहां से हो या यहां से हो या कि यहां से हो इंटेगुमेंट से, लेकिन बीजांड के अंदर जो हमारा भ्रूण कोश उपस्थित है उस भ्रूण कोश के अंदर अगर पराग नलिका का प्रवेश होगा तो वो केवल और केवल बीजांड द्वार सिरे से होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो हमारा बीजांड की संरचना हमने आपको कराई है, ये एक प्रकार का एनाट्रोपस बीजांड होता है यानी कि एनाट्रोपस ओव्यूल्स होता है, जिसको कि हम प्रतीप प्रकार का बीजांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम प्रतीप प्रकार का बीजांड भी कहते हैं। बीजांड की स्ट्रक्चर आपको कई अलग अलग प्रकार से मिल जाएगी, लगभग 6 प्रकार के ओव्यूल्स या बीजांड की संरचना आपको देखने को मिलेगी अलग अलग प्रकार से। तो आपको देखना है कि ये जो प्रतीप प्रकार का बीजांड होता है इसको हम सबसे ज्यादा मात्रा में पढ़ते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो भी अधिकतर प्लांट होते हैं, लगभग जो 80 से 82% जो प्लांट होते हैं उनके अंदर ये प्रतीप प्रकार का या एनाट्रोपस प्रकार का ही ओव्यूल्स पाया जाता है। इसलिए ओवरऑल जो हम पढ़ते हैं वो एनाट्रोपस प्रकार का ही ओव्यूल्स पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ओव्यूल्स क्या होते हैं, ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ओव्यूल्स के अंदर किसी भी पोलन ट्यूब या पराग नलिका का इंटर कैसे होता है अलग अलग जगहों से। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।